लेने का लाइव क्लास का बहुत फायदा है कि आप बीच में हमसे पूछ सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो और एक टाइम का रूटीन भी हमारा क्लियर होता है। देखिए, संज्ञा पढ़ने से पहले दो चीज पढ़ेंगे। एक होता है शब्द, ठीक है, शब्द और पद, ठीक है, शब्द और पद, आराम से समझिएगा। देखो, जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है और यह वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द कहलाता है। मतलब जो शब्द है, शब्द कब कहते हैं इसे? जब यह स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। एक एक चीज को समझिएगा, इनको शब्द कहते हैं। कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द आप ले लीजिए, इसे शब्द तब कहेंगे जब स्वतंत्र रूप से प्रयोग होगा और ये वाक्य के बाहर रहेगा, वाक्य के बाहर रहेगा। समझिएगा, शब्द इसे तभी कहेंगे कि जब यह स्वतंत्र रूप से प्रयोग होगा और वाक्य के बाहर होगा तो यह शब्द कहलाता है। लेकिन यही शब्द जब वाक्य का अंग बन जाता है, समझना कि यही शब्द, जब हम सिर्फ नाम बोलते हैं, शब्द है, कोई भी शब्द बोलते हैं, वर्ण से शब्द बनता है, ये तो पता है, वर्णों के मिलने से शब्द बनता है। लेकिन शब्द तब तक शब्द रहता है जब वो वाक्य से बाहर रहता है। कोई भी शब्द जो है तब तक शब्द कहलाता है जब वाक्य से बाहर रहता है, स्वतंत्र रहता है। जब उसी शब्द का प्रयोग वाक्य के अंग के रूप में होता है, जब इसी शब्द का प्रयोग, इसी शब्द का प्रयोग वाक्य के अंग के रूप में होता है, इसी शब्द का प्रयोग वाक्य के अंग के रूप में होता है तो उसे पद कहते हैं, उसे पद कहते हैं। फिलहाल इतना ही याद रखना। शब्द होता है, जब हम शब्द कहते हैं तो वो स्वतंत्र होता है। जब उसी शब्द को हम किसी वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं या वाक्य के अंग के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे पद कहते हैं। मतलब सीधा सा है कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाला शब्द शब्द कहलाता है और किसी वाक्य के अंतर्गत प्रयोग होने वाला शब्द पद कहलाता है। शब्द पद कहलाता है। दो चीज आप सब जरूर ध्यान रखना। हमारे पास आप व्याकरण पर आज से पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर जितनी भी व्याकरण की चीजें हैं फिलहाल भूल जाना। दो चीज होता है, पढ़ाई का नियम होता है, या तो आप अपने अनुसार चलिए या मेरे अनुसार चलिए। नहीं तो दो नाव की सवारी आप करेंगे तो किसी भी नाव में परफेक्ट रूप से चल नहीं सकते। तो अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो कुछ दिन आप अपना जो पढ़े हैं उनको भूल जाइए और मेरे अनुसार चलिए, फिर बाद में आप अपना भी जोड़ लेना। लेकिन फिलहाल मेरे अनुसार सीखोगे, पढ़ोगे ना, मुझ पर विश्वास रखो। जैसे मैं साहित्य का मास्टर अपने बच्चों को बना देता हूँ, वैसे ही व्याकरण का भी अगला 20 दिन बाद आप मास्टर रहोगे। आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, बशर्ते कि अपना दिमाग जो है ज्यादा मत अभी लगाना, अभी सीखने की कोशिश करना। कहता है ना, बच्चों का दिमाग कोरे से लेट होता है, इसलिए बच्चा सीख जाता है तुरंत। लेकिन हम लोग नहीं सीख पाते, क्यों? क्योंकि हमें पहले से हमारे दिमाग में कचरा भरा हुआ रहता है, तो उस कचरे को अभी निकालना है। अभी हमने सिंपल शब्द कहा। शब्द जो होता है वह एक स्वतंत्र रूप होता है, उसी को जब हम किसी वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं उसे पद कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
पद के 5 भेद होते हैं। जो पद होते हैं इनको एकदम आराम से समझना, मजा आने चाहिए पढ़ाई में। ये नहीं होनी चाहिए कि हमें तो भैया टेंशन हो रहा है मास्टर जी क्या पढ़ा रहे हैं। हमने समझा पद। पद किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य के रूप के अंदर प्रयोग होता है उसे पद कहते हैं। अब पद के 5 प्रकार होते हैं। पद के 5 प्रकार होते हैं। पद के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। ये 5 प्रकार में पहला है संज्ञा। संज्ञा। दूसरा है सर्वनाम। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और 5वां है अव्यय। 5वां है अव्यय। अव्यय लिखते जाना, नोट्स अभी नहीं भेजूंगा इसलिए लिखना है, क्योंकि नोट्स भेज देता हूं तो बच्चा पढ़ता ही नहीं। उन्हें लगता है मास्टर सब कुछ तो नोट में दे ही रहा है, हम पढ़े क्यों? बस नोट्स में तो अगरबत्ती जला लेना। लेकिन यहां समझना है, हमने कहा कि स्वतंत्र जो होता है शब्द कहलाता है वही जब शब्द पद वाक्य के अंदर प्रयुक्त होने लगता है वही पद कहलाता है। वही पद जो है 5 प्रकार के होते हैं। वही पद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अब। ये सब तो बचपन से पढ़े हो। अब आएंगे पहला, संज्ञा क्या है, इसको मिटा दूं। अब समझिए संज्ञा क्या है। आपको पता ही होगा, बचपन में पढ़ेंगे होंगे, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आने की संज्ञा लिख भी लेना, उस विकारी शब्द को कहते हैं। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध हो। किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव का बोध हो। किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव का बोध हो। साथ ही संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। संज्ञा को क्या कहा जाता है? नाम भी कहा जाता है। साथ ही संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाम। अर्थात किसी प्राणी, साथ ही संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। अर्थात लिखना भी है, किसी प्राणी, वस्तु, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी स्थान, किसी भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। मैंने कहा ही कि ABC से शुरू होगा। ये मत सोचना हमें तो मास्टर आ ही रहा है, मास्टर जी बता क्यों रहा है। लेकिन संज्ञा के अंदर की ही बात अभी पूछ लूंगा तो सर दर्द करेगा। परफेक्शन नहीं होता है ना, हमें तो परफेक्ट बनना है। तो मतलब संज्ञा को हम नाम से जानते हैं। नाम से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी का नाम ही उसका संज्ञा है। अर्थात किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है और इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। किसी का नाम ही संज्ञा है, अर्थात उस नाम से ही वह जाना जाता है। किसी व्यक्ति का नाम ही, किसी व्यक्ति का पहचान ही संज्ञा है और उसी नाम से वह जाना जाता है। नाम से जाना जाता है, उस नाम से क्या होता है? जाना जाता है। क्लियर? अब तो संज्ञा समझ गए, ज्यादा नहीं समझ आए। किसी नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी वस्तु के, किसी प्राणी के, किसी स्थान, किसी भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्लियर कट है?
अब आगे बढ़ते हैं, संज्ञा के भेद। देखो, संज्ञा को हम 2-3 आधार पर भेद करते हैं। पहला भेद होगा व्युत्पत्ति के आधार पर, संज्ञा के भेद। अब जो संज्ञा है इनके प्रकार क्या है? संज्ञा के भेद एकदम आराम से पढ़ना, हड़बड़ी कुछ नहीं है। हड़बड़ाओगे तो निराला की कविता याद आएगी। हमें सीखना है, सबसे बड़ी बात होता है हमें सीखने का आदत होनी चाहिए, लेने का। अगर लेना सीख गए जीवन में बहुत आगे जाओगे। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। तो पहला भेद हम करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति यानी व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर जो है संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला रूढ़, पहला है रूढ़। दूसरा है, पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ व्युत्पत्ति के आधार पर जो है संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है रूढ़, रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। अब इसको समझते हैं, रूढ़ क्या होता है? कौन बताओगे? बस 1 मिनट में रूढ़ क्या होता है? थोड़ा डिस्कशन भी लाते रहना चाहिए। हाँ, एक कोई सुशीला बताएगी। हाँ सत्यदर्श, रूढ़ क्या होता है? मतलब किसी भी, आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, जा रही है आवाज हमारी? हाँ अब आ रही है। ये कर रहे हैं, रूढ़ मतलब होता है, रूढ़ियाँ मतलब जैसे जो जन सामान्य में किसी अर्थ को लेकर एक अवधारणा बन जाती है। जैसे पंकज कहते हैं, एक नहीं, एक कमल कहते हैं, तो ये पुष्प का भाव हमारे मन में आता है। कोई भैंस का भाव या पंखे का भाव नहीं आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कमल जो शब्द है वो रूढ़ हो गया है एक पुष्प विशेष के रूप में। अच्छा, वेरी गुड, कुछ सही बताया। इंदु, हाँ इंदु। सर, रूढ़ शब्द वो होते हैं ना जिनके सार्थक खंड न किए जाए। वेरी गुड, ये भी सही है, सार्थक खंड ना हो। और बताओ। जैसे में सर वो होता है ना कि जैसे उसको हम, जैसे हम उसका खंड करते हैं, जैसे नाक हो गया, आँख हो गया, कान हो गया, इसका खंड करने में हमको कोई सार्थक अर्थ नहीं मिल पाता है, तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चारू, आप क्या बताओगे? मेरा भी यही है, जैसे कि अव्यय होते हैं ना, आकारी शब्द होते हैं, उस तरीके से ही शब्द होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, हमारी ऋचा भी है। ऋचा, आप क्या बताओगे? रूढ़ शब्द का अर्थ जैसा भी इंदु जी ने बताया, तो उन्होंने सत्य बताया। रूढ़ शब्द का कोई सार्थक अर्थ तोड़ने पर नहीं निकलता, अर्थात कि जब उसका हम खंडन करते हैं तो वो शब्द विलुप्त हो जाता है। जब तक Very वो good. सार्थक उस शब्द का अर्थ निकलता है, लेकिन जैसे ही उस शब्द को, वर्णों को अगर हम तोड़ देते, शब्दों को तोड़कर वर्णों में विखंडित करते हैं, तो उसका अर्थ खत्म हो जाता है, अर्थात अपने आप। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब कि जब सिंपल रूढ़ होता है कि जिसे तोड़ के आप उसका अलग अर्थ नहीं निकाल सकते। अब आंसर आ गया है। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको लूंगा आशुतोष, चिंता नहीं करना है, अभी और भी पूछा जाएगा। तो देखो, 2-3 से हमने किया। रूढ़ क्या होता है कि मतलब कि जब उसे खंडित करोगे
सिंपल अर्थ में उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, रूड हो जाता है। जैसे कोई भी नाम ले लो रूड में, जैसे मान लो कृष्ण ही ले लो, कृष्ण ले लो, यमुना ले लो, गंगा ले लो, यमुना ले लो, गंगा ले लो, कुछ भी ले सकते हो। मतलब कि जिसको खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ ना दे वह सिंपल भाषा में रूढ़। पहले तो याद रखना, ये तो रूढ़ तो पता ही हो गया, लेकिन ये भी याद रखना कि संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर 3 वेद होते हैं। कभी कभी क्या पूछ लेता है आपको एग्जाम में, मैं देख रहा था, आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा है, कि वो पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार है, कभी पूछ लेगा व्युत्पत्ति की दृष्टि से कितने प्रकार है। वहां हम फंस जाते। तो ध्यान रखना, व्युत्पत्ति के दृष्टि से संज्ञा के 3 वेद होता है, रूढ़, योग रूढ़, सॉरी यूढ़, ये लिखे यूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ हो गया कि जिसे हम खंडित करने पर कोई उसका अर्थ ना आए। दूसरा आता है यौगिक। अब यौगिक क्या होता है? यौगिक क्या होता है चारों? शब्दों के योग से बनता है, उसको मिलाकर यौगिक। वेरी है, इजी है। सर यौगिक वो होता है कि जो समान अनुपात निश्चित होता है। दूसरा और यौगिक इसीलिए अलग होता है। यौगिक हाँ। एक समान अनुपात। देखो कंपाउंड कहते हैं इंग्लिश में से, कंपाउंड यौगिक मतलब 2 शब्दों को मिलकर वो बनता है। और एक चीज ध्यान रखना, 2 शब्दों को मिलकर जो बनता है वो यौगिक कहलाता है। कहते हैं विद्यालय, जैसे विद्यालय, बहुत अच्छा, पाठशाला, पनघट। ठीक है, तो यौगिक क्या होता है कि 2 शब्दों को मिलने से जो शब्द बनता है। सिंपल भाषा में 2 शब्दों को, अगर यौगिक कहीं भी आएगा, कोई जरूर नहीं हिंदी साहित्य में, अदर जगह भी कंपाउंड आता है, तो मतलब होता है कि 2 शब्दों के मिलने से जो शब्द बनता है वो यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यालय या पाठशाला, शाला या पनघट, 2 शब्दों के मिलने से जो शब्द आता है यौगिक कहलाता है। अब तीसरे की ओर बढ़ेंगे, योग रूढ़। समझिएगा योग रूढ़ क्या होता है। योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ कौन बताओगे? योग रूढ़ क्या होता है? सर मेरा नेटवर्क चला गया था सर। क्या होता है योग रूढ़ सुशीला? सर योग रूढ़ का मतलब ना, जो किसी दूसरे का विशेषता बताए, अपना सामान्य अर्थ छोड़कर दूसरे का अर्थ बताए। जैसे हो गया पंकज। और सर वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप सब तो जानकार ही हो, बस उस अर्थ को हमें सुनना है। बहुत अच्छा। और कोई मुझे बताओ 1-2। मैं बताऊं जैसे सर, हाँ बताइए। हाँ, ये लंबोदर जैसे कहने से नहीं, यहाँ अभी सत्यदर्श रुक जाओ, बताने तो सबको मौका मिलना चाहिए। बताइए मनीषा, बताइए। हेलो सर, ये रूढ़ और यौगिक दो शब्द से मिलकर बना है। रूढ़ जो परंपरा में रूढ़ हो गया है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए, आवाज नहीं आ रही है तो मैं एक ऋचा को बोलने दीजिए। ऋचा को। योग रूढ़ उसे कहते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है ऋचा। सर अच्छा हाँ बोलिए। सर योग रूढ़ उसे कहते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो रूढ़ होता है, एक उसकी विशेषता बताता है, अर्थात विशेषण होता है। अर्थात कि
है, जैसे लंबोदर, गजानन, जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने बताया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा ऋचा, वेरी गुड। तो बेसिकली अब देखो क्या है कि हाँ, मनीषा भी बता रही थी, सब सही बता रहे कि योग रूढ़ क्या है। मनीषा आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैंने रुकवा दिया। मतलब कि योग रूढ़ सिंपल अर्थ कहे तो एक तो ये भी होता है कि अपना अर्थ छोड़ के, उसका अर्थ छोड़ के अलग अर्थ लेता है। एक तो अलग अर्थ लेता है, प्लस जो है एक रूढ़ होता है और वो एक अर्थ लेकर के ही वो अलग चीजों को बता देता है, वही योग रूढ़ है। जैसे कि कमल। अब जैसे हमने कहा कमल, कमल का अर्थ क्या है? तो बताओ कमल का अर्थ क्या है? सर, अर्थ जो है पुष्प की दृष्टि से लेंगे, यह एक नाम है, लेकिन इसमें अगर हम कमल का, जैसे कि इसमें योग रूढ़ पे हमेशा सदैव पर्यायवाची शब्द आते हैं। जैसे किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द अधिक से अधिक आता है जो किसी विशेषता पे उसमें विशेषण लगा रहेगा। योग रूढ़ में सदैव विशेषण लगा रहता है। हाँ बिल्कुल। तो गज है आनंद जिसका, उसी को गजानन कहते हैं। अर्थात कि उनका मुख जो है वो विशेषता, उनका विशेषण बताया है। क्या विशेषता है उनकी? उनका मुख गज के वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे अब योग रूढ़ में आप एक चीज ध्यान रख लेना, जैसे कि विशेषण भी इसमें आएगा। जैसे हमने कहा जलज, अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला। लंबोदर, अर्थात लंबा है उदर जिसका। तो ऐसे शब्द अगर आए तो ये योग रूढ़ कहलाए। तो तीन चीज अभी हमने देखा कि जो तीनों शब्द है, यानी कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखते हैं तो सामान्य रूप से संज्ञा के 3 पाठ। कम से कम पाठ भी याद कर लोगे तब भी काम बनेगा, और 2-4 इसके उदाहरण को समझ जाना है। जब तक आप समझोगे नहीं काम नहीं बनेगा। तो हमने पढ़ा रूढ़ है, दूसरा यौगिक है, यौगिक तो सिंपल है 2 शब्द, तीसरा योग रूढ़, यानी अपने अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ को ले, ये योग रूढ़ है। इनके उदाहरण भी हम, यानी कि अपने सिंपल अर्थ में कहे योग रूढ़ तो अपने अर्थ को छोड़ के दूसरे अर्थ को ले। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, अर्थात जलज, जल में उत्पन्न होने वाला। तो अपने अर्थ को यहाँ छोड़ करके दूसरे अर्थ को बता रहा है, ये हो गया योग। अब आते हैं, ये तो हमने संज्ञा का व्युत्पत्ति के आधार पर प्रकार देखा। दूसरा है संज्ञा के अर्थ की दृष्टि से। समझना, संज्ञा के अर्थ की दृष्टि से ये 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के अर्थ की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो ये अर्थ के दृष्टि से भी संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। उसे याद रखना कि अर्थ की दृष्टि से मिटाने वाला। अब दूसरा प्रकार देखेंगे हम अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से अभी बहुत इजी लगेगा, मैं बता रहा हूं, लेकिन 2-3 बार दिन देखना, आप में कुछ कुछ जो कमियां होगी वो आपका दूर होते जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। सिंपल अगर हम कहें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन
सिंपल है व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराता है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे ही प्रोपर नाउन कहते हैं। जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराता है, उसे ही प्रोपर नाउन कहते हैं, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना, काशी, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान का बोध कराए। जैसे नदियों के नाम, व्यक्तिवाचक में कुछ लिख लें, जैसे नदियों के नाम, नदियों के नाम व्यक्तिवाचक नाम। जैसे नदियों के नाम हो गया, गंगा हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया। तो नदियों के नाम गंगा, कृष्णा, गोदावरी, सिंधु, ये सब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। इसी तरह व्यक्तियों के नाम, इसी तरह दूसरा है व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम में आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम बताएं, मोहन, सोहन, कोई भी नाम ले लीजिए, आप अपने ही नाम ले लीजिए, अनु, आराधना, आशुतोष, चारू, ऋचा, ये सब व्यक्तियों के नाम। देश का नाम, देश का नाम, देश का नाम जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, डॉट डॉट डॉट, जितने भी देश का नाम आए। जैसे राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय, जैसे राष्ट्रीय जातियों के नाम, यहाँ राष्ट्रीय जाति से मतलब जातियों के नाम। राष्ट्रीय जाति के नाम मतलब हुआ, जैसे हम कहते हैं हम भारतीय हैं, तुम पाकिस्तानी हो, तुम रूसी हो, तुम चीनी हो। तो राष्ट्रीय जातियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम, जितने भी समुद्र के नाम होंगे, जैसे कि भूमध्य सागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, काला सागर, जितने भी सागर होंगे व्यक्तिवाचक होंगे, याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों को आता ही है, जिनको नहीं आता है उन्हें ध्यान रखना। इसी तरह आपको पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम जैसे आपको हिमालय हो गया, काराकोरम हो गया, हिमालय हो गया, काराकोरम हो गया, कंचनजंगा हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, डॉट डॉट डॉट। पर्वतों के नाम, नगरों के नाम, नगरों के नाम, नगर जितने होते हैं, नगरों के नाम, जो भी नगर ले लो, दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, कलकत्ता ले लो, मद्रास ले लो। एक सेकंड आया।
सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर जैसे अभी आपको सत्यता जिससे आपने पूछा ना कि योग रूढ़ कैसे है, उसमें विशेषण कैसे है, जैसे कमल का आपने अभी बोला, तो ये जान लीजिए कि मैंने कमल में विशेषता नहीं बताई, मैंने विशेषण कमल में नहीं बनाया। जैसे पंकज हो गया, लंबोदर हो गया, अभी आपने पूछा ना कि कमल में विशेषण है, मैंने बताया नहीं, विशेषण नहीं है। जैसे इसका जब हम उसकी विशेषता, जैसे लंबोदर तो लंबा है, उधर विस्तार था, तो उधर की विशेषता बता रहा है, उधर कैसा है, लंबा है, इसलिए वहाँ विशेषण हो गया। लंबा में जो है विशेषण हो गया, उधर की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ योग रूढ़ हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि विशेषण वहाँ लगा रहता। किसी भी शब्द को उठा के देखेंगे, पंकज को लीजिए, पंख में जन्म लेने वाला, अर्थात यहाँ विशेषण बता रहे, मतलब विशेषण यहाँ पे देखेंगे विशेषता मिलेगा ही मिलेगा। तो कमल विशेष में नहीं था, तो आप कमल तो आपका योग रूढ़ आएगा कि नहीं। कमल में जब आप कोई शब्द उसका पर्यायवाची निकालेंगे तभी उसमें आएगा, और पर्यायवाची जैसे पंकज, नीरज, वारिस, अंकुश है, तो वो जब निकालते हैं पर्यायवाची तभी वो आता है। मुझे जहाँ तक उपस्थित आपके सर चलिए कोई नहीं, वो मैं देख लूँगा एक बार कमल आएंगे कि नहीं आएंगे, इसे बुक में दिया हुआ है, मैं देख लूँगा एक बार, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो हम लोग जो कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो तो उसको डिस्कशन हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्लास में एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, जो पर्सनली मुझे लगता है, और सब अपनी अपनी बातों को रखना चाहिए। इससे क्या होता है, नई नई चीज़ें निकल के आती हैं, और हर लोगों का नॉलेज जो है क्या होता है कि देखो जब हम एक जगह जाते हैं तो डेमोक्रेटिक पढ़ाई यही है कि हम अपनी अपनी विचारों को रखते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे विचार बहुत प्रकार के होते हैं, वो सब आपस में मिलते हैं तो हमें नई नई जानकारी मिलती है। तो अभी हम लोग देख रहे थे समुद्रों के नाम हो गया, पर्वतों के नाम हो गया, उसके बाद नगरों के नाम हो गया, पुस्तकों के नाम हो गया, पुस्तकों के नाम हो गया, कोई ऐतिहासिक घटनाएं हो गई, पुस्तकों का नाम हो गया, या कोई ऐतिहासिक घटना हो गया, पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम, कोई ऐतिहासिक घटना, कोई ऐतिहासिक घटना इसमें आ गया, दिन महीना का नाम, दिन का भी नाम, दिन या महीना का नाम, दिन या महीना का नाम, या फिर पर्व त्योहार, कोई उत्सव, पर्व त्योहार उत्सव आदि का नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति का जो बोध कराता है सिंपल शब्दों में, उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा जो है, अभी बदलेगा भी ये, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है? अभी हमने इतना चीज पढ़ा, इसको अलग अलग करके पढ़िएगा, क्योंकि आगे और भी टफ आने वाला है, तो थोड़ा समझे रहेंगे तभी काम आएगा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, कहता है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु, व्यक्तियों या उनकी जाति का बोध, या जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराए, आने की कि एक किसी भी जाति का बोध कराए, उसे ही सिंपल शब्दों में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक तो व्यक्ति का बोध करा रहा था, दूसरा जाति। जैसे हम कहते हैं मनुष्य,
तो मनुष्य जब हम कहते हैं तो पूरी मनुष्य जाति आ गई। जैसे हम कहते हैं पहाड़, किसी का नाम नहीं बता रहा हूं, बाद में पूछना आशुतोष, 2 मिनट रुक जा, डिस्कशन देंगे हम, पहले पढ़ लें, क्योंकि पढ़ाई के डिस्कशन के साथ साथ पढ़ाई भी आगे बढ़ना चाहिए। पर परिभाषा पूछ रहा हूँ सर, सब परिभाषा को शामिल है। किसका? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों के जाति का बोध, एक ही प्रकार के व्यक्ति के या वस्तुओं के जाति का बोध हो, एक ही प्रकार के व्यक्ति के या वस्तु के जाति का बोध हो, एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु के जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा मनुष्य, तो मनुष्य में संपूर्ण मनुष्य जाति आ गई। जैसे हमने कहा पहाड़, तो पहाड़ में संपूर्ण जाति आ गई। जैसे हमने कहा नदी, तो नदी में सारे नदी आ गए। हमने कहा लड़का, हमने कहा लड़की, तो इसमें क्या, लड़की जब कह रहे हैं तो कोई एक लड़की को नहीं कह रहे, संपूर्ण लड़की के समुदाय को कह रहे हैं। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर हम कहें कि किसी भी, जैसे कि हम कहें संबंधियों या व्यवसायों और पदों के नाम भी जो है जातिवाचक संज्ञा होती है। किसी संबंधी, व्यवसाय, पद, किसी संबंधी या व्यवसाय या कोई पद का नाम भी जो है जातिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे हमने कहा संबंधी, हमने कहा ये भाई, हमने कहा बहन, तो यहां पे सिर्फ आपका बहन नहीं आता है, बहन में सारा चीज आ गया। हमने कहा लड़का या हमने कहा लड़की, तो यहां से लड़का या लड़की जब हम कह रहे हैं तो कोई एक नाम नहीं है लड़के का, कि मतलब लड़का कोई नाम नहीं, बल्कि लड़का का समुदाय है। जैसे मंत्री, अब कोई हमने कहा मंत्री, तो कोई मंत्री का एक नाम नहीं है। जैसे हमने कहा प्रोफेसर, हमने कहा ठग, तो ये सब जो है मतलब कि ऐसी संज्ञा जिससे जाति का बोध कराए। जैसे हम कहा घोड़ा, पशुओं की जाति, जैसे घोड़ा का, हमने गाय कहा, कुत्ता कहा, तोता कहा, मैना कहा, तो जो पशुओं की जो संपूर्ण जाति, से घोड़ा कहा तो हमने घोड़े जाति का बोध करा दिया, पूरे घोड़े जाति। घोड़े बहुत प्रकार के होते हैं। हमने कुत्ता कहा या कौवा कहा या तोता कहा, तो ये क्या करा रहा, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा। इसी तरह किसी वस्तुओं के नाम, जैसे हमने मकान कहा, मकान कहा, अब कोई मकान तो एक नहीं होता, मकान कहा तो मकान, पूरी मकान की जो जाति है उसका बोध हो गया। जैसे हमने कहा कुर्सी, हमने कहा घड़ी, हमने कहा कुत्ता, सॉरी पुस्तक, तो यहां पे जो जब हम पुस्तक कहे तो पुस्तक जाति का बोध करा दिया, इसीलिए ये जाति। इसी तरह जैसे प्राकृतिक तत्वों के नाम भी जातिवाचक होते हैं। जैसे हमने कहा तूफान, हमने क्या कहा, तूफान। बिजली, बिजली का चमकना, तूफान, वर्षा। ये वर्षा कहने से संपूर्ण वर्षा का बोध करा देता है। इनको ध्यान रखिएगा। मतलब कि जो भी चीज आएगा जिससे उसके संपूर्ण जाति का बोध होगा,
वही जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे नदी है, नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है। वही हमने कहा गंगा, गंगा एक व्यक्तिवाचक है क्योंकि गंगा एक व्यक्ति यानी एक नदी का बोध करा रहा है। हमने कहा सिंधु, वह एक नदी का बोध करा रहा है। हमने कहा सिंधु, हमने कहा कोई भी नदी नाम ले सकते हो। तो जब एक का बोध कराए तो व्यक्तिवाचक, जब समूह जाति का बोध कराए तो उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते। उनकी जाति का बोध कराए तो वो जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। भाववाचक संज्ञा या उससे भी पहले ले सकते हो, भाववाचक ही ले लो। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तीसरा जो है वह है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब समझेंगे भाववाचक संज्ञा क्या होता है। एकदम आराम से समझना। देखो मेन है समझना। मुझे पता है कि ये सब चीज आपने पढ़ा है, बस ये सब चीज आपको रिवीजन करने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे, अब विशेषण पढ़ेंगे, विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे, उनमें क्या क्या आता है तो वहां पर भी ये काम आएगा। तो शुरुआत से ही समझना जरूरी है क्योंकि अभी लग रहा होगा यार क्या पढ़ रहे हैं, ये तो बोरिंग है, लेकिन नहीं, ये भी जरूरी है। हाँ आते हैं। बेसिकली क्या है ना कि चूंकि हाँ नहीं, मैं अपने तरफ से छोड़ने वाला नहीं हूँ, हर एक पॉइंट्स को क्लियर करूंगा। कुछ बच्चों को हमने लिए कहा कि हो सकता है कुछ बच्चों को इजी लगे, कोई दिक्कत नहीं, जिनको आता है बेस्ट है, जिनको नहीं आता है वो सीखिएगा। मैं तो अपना काम बेस्ट ही करूंगा, एक एक चीज को समझेंगे। तो अभी हमने कहा जातिवाचक, मतलब कि संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, कोई पद हो गया, जैसे मंत्री हो गया, जुलाहा हो गया, प्रोफेसर हो गया, ठग हो गया, या घोड़ा हमने कहा। घोड़ा क्या है? संपूर्ण घोड़े जाति का है। गाय हो गया, कौवा हो गया, तोता हो गया, मैना हो गया, कुत्ता हो गया, ये पशुओं की संपूर्ण जाति को बता रहा है। कोई वस्तु जैसे हम मकान कह रहे हैं, कुर्सी कह रहे हैं, घड़ी कह रहे हैं, पुस्तक कह रहे हैं, पोडियम कह रहे हैं, कैमरा कह रहे हैं, मोबाइल कह रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि मोबाइल को, हाँ जब कंपनी लगा लोगे कि इस कंपनी की मोबाइल है तब फिर वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा कि विशेष चीज को बता रहे हैं। जब तक उस पे नाम ना लगाए वो जाति को ही डिनोट करेगा। जैसे हमने कहा मनुष्य, मनुष्य जाति हो गई। तो इसको थोड़ा अंतर रखना बहुत जरूरी है, आराम से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए, अगर संपूर्ण ग्रामर पढ़ के अगर एक क्वेश्चन भी ज्यादा बना लिया, वही एक क्वेश्चन सक्सेस दिलाता है। और मैं बता दूं, एग्जाम कंपटीशन का जब होता है, एक ही क्वेश्चन का खेल होता है। एक क्वेश्चन आपने गलत किया, आपका खत्म, आप बाहर हो रिजल्ट से। एक क्वेश्चन की मैं बात बता रहा हूं। डीएसएसबी जब पेपर लेती है तो 50 सीट होता है पीजीटी में, 50 कभी कभी होता भी नहीं, और बच्चे बैठते हैं 10 लाख। 5 लाख तो नॉर्मल बच्चे बैठना है, ऑल इंडिया के बच्चे बैठते हैं, 5 लाख है। यूपी पीजीटी में चले जाइए, यूपी के ही बच्चे 5 लाख से ऊपर होंगे। तो मतलब है कि एक क्वेश्चन आप गलत करोगे, 10,000 बच्चे से पीछे चले जाओगे, 10,000 सीट ही नहीं। तो कहा जाता है कि परफेक्शन, कि हर वर्ड पे हमें परफेक्ट होना है, चाहे उसे 10 बार पढ़ना होगा तभी रिजल्ट होगा। हमारी बहुत सारी स्टूडेंट है जो पीजीटी में लगी, सीमा जी है, पवन जी है, शिव है, बहुत सारे बच्चे का पीजीटी में हुआ है। वो वही कहते हैं कि सर परफेक्शन, हिंदी पढ़ाते हो परफेक्ट बना देते हो कि हमें गलती की कोई संभावना ना रहे। ग्रामर है, हम इस पे कोई बात नहीं, आ रहा है तो आ रहा है, कोई बात नहीं,
हमें उन चीजों को बार बार देखना है। और एक जिसका रिजल्ट नहीं होता है ना, एक क्वेश्चन से रिजल्ट छूटता है, अगर उसे 5 लाख भी अगर मांगे कि 5 लाख दे दूंगा, 1 नंबर बढ़ा दो, वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। उस समय अब 5 लाख भी खर्च करने को हम तैयार होते हैं। तो क्यों ना हमें इनको बड़े परफेक्शन से पढ़ना है। तो अभी हमने समझा जातिवाचक। दूसरा होता है भाववाचक। अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है समझ। भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंग्लिश भी थोड़ा सीख लेना। यानी कि भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, लिख भी लेना, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, उसके गुण, उनके धर्म, उनके गुण, उनके धर्म, उनकी दशा या व्यापार का बोध हो, उनकी दशा, उनके व्यापार का बोध हो, उनकी दशा, उनके व्यापार का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से, लिखना, जिस संज्ञा शब्द से, समझना, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के, व्यक्ति या वस्तु के, व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, उनकी दशा या व्यापार का बोध हो, या व्यापार का बोध हो, या व्यापार का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उनके गुण, दशा, व्यापार का बोध हो, उनके गुण, दशा, व्यापार का बोध हो, या गुण दशा के ज्ञान का बोध कराए, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कहें लंबाई, तो ये एक लंबाई मतलब ये लंबा है। जैसे हमने कहा मिठास, अब जैसे हमने कह दिया लंबा, मिठास, या हमने कहा बुढ़ापा, हमने कहा लड़कपन, हमने कहा गर्मी, हमने कहा घबराहट, हमने कहा अपनापन, हमने कहा समीप, तो ये सब भाववाचक कहलाता है। यानी जब भाव को व्यक्त कराए, जैसे हमने बुढ़ापा, तो बुढ़ापा किसका बोध करा रहा है? भाव का बोध करा रहा है। बुढ़ापा किसका बोध करा रहा है? भाव का। जैसे हमने कहा, जैसे जातिवाचक संज्ञा है पुरुष, तो यहां पे भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगा? पुरुषत्व। यानी पुरुषत्व एक भाव को व्यक्त करता है। जैसे नारी, नारी जातिवाचक संज्ञा है। नारीत्य, इसमें परतीय छिपा हुआ है। सही आपने बोला, खास अवस्था। जैसे गुरु, गुरुत्व। तो जो जातिवाचक संज्ञा है, अब जो भाववाचक संज्ञा है, वह जो है ऊपर से ही, मतलब एक तरह से आप कहते हो ना कि परतीय लग जाता है,
और प्रत्यय लग के वो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे तो ये मेरे को विशेषण जैसा लग रहा है, तो ऐसे कंफ्यूजन हो गया क्योंकि जैसे लंबाई बताया आपने, लंबाई तो विशेषता हो गई, तो विशेषण नहीं, देखो यहाँ पे इसको एक सामान्य रूप से समझो कि इसमें जो है प्रायः एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है कि ऊपर की जितना भी संज्ञा आपने पढ़ा, जैसे जातिवाचक संज्ञा है, यह विशेषण से भी जुड़ा हुआ है। जैसे हमने कहा गर्म, ठीक है, और गर्म में प्रत्यय लगा दिया, हो गया गर्मी। सर्द है, सर्द में प्रत्यय लगा दिया, हो गया सर्दी। तो यहाँ गर्मी और सर्दी, या जैसे कठोर है, इसमें प्रत्यय लगा दिया ता, कठोरता, तो ये आपको भाव को व्यक्त करता है। इसीलिए ये भाव, इसीलिए जो कहा जाता है कि जो भाववाचक संज्ञा है उसका संबंध जातिवाचक से भी होता है, उसका संबंध विशेषण से भी होता है, उसका संबंध क्रिया से भी होता है, उसका संबंध सर्वनाम से भी होता है, उसका संबंध अव्यय से ही भी होता है। तो जो भाववाचक संज्ञा है उनको हम खास करके भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम जातिवाचक संज्ञा से, पहले लिख लो इसको तब समझ आएगा कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम, समझना कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, विशेषण से, क्रिया से, तथा अव्यय से, तथा अव्यय में प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है, प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। अनेकी संज्ञा से भी बनता है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी बनता है। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी बनता है, सही बात बताया, पहले भी लगा। अच्छा, व्यक्तिवाचक नहीं लगाना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी बनता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी बनता है। तो इन सब को आने की इसी से जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, इसी से ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे अब पहला लिखिए कि जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, एक एक उदाहरण लिखना। देखो थोड़ा टफ में आ रहा है ना, कुछ बच्चे को तो आ रहा होगा, कुछ को दिक्कत हो रहा होगा। यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा मतलब जातिवाचक कैसे बदलता है भाववाचक। जैसे हमने कहा बूढ़ा, बूढ़ा कहा ना थे, बूढ़ा, बूढ़ा का भाववाचक क्या हो गया, बूढ़ापा, प्रत्यय पा लग गया। बूढ़ा का क्या हो गया, बुढ़ापा, बूढ़ा का क्या हो गया, बुढ़ापा। इसी तरह से लड़का, लड़का, लड़का का हो गया लड़कपन या लड़कपन कर सकते हैं, लड़कपन। इसी तरह से पुरुष, पुरुष क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, पुरुष, पुरुषत्व, पुरुष का क्या होगा, पुरुषत्व। नारी,
नारी, नाड़ी, नारी का क्या हो गया? नारित, नारित दीर्घिकर होगा, सॉरी, नारित, नारी हो गया नारी। गुरु, गुरुत्व। तो ये सब जो है ना जातिवाचक से भाववाचक में बदलता है। इनके बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा लास्ट में, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे पुरुष का पुरुषत्व हुआ, नारी का नारीत्व हुआ, गुरु का गुरुत्व हुआ, कभी कभी याद भी रखना पड़ता है और वो ऑप्शन में दे देता है। तो याद रखने के लिए जरूरी है कि आपको बहुत सारे चीजों को आपको बनाया जाए। कहना चाहेंगे देखने में आसान जरूर लगता है, लेकिन पेपर में जब ऑप्शन आता है ना तो जो कंफर्म आते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होता है? मैंने पहले ही बताया, इतना दिन से जान ही गए हो, परफेक्शन नहीं है। हम कंफ्यूजन इसीलिए हमें होता है, सब कहते हो कि हमें तो व्याकरण बहुत आता है, आता भी है, लेकिन वो रिवीजन में नहीं है। जब हम 20 बार आपसे पूछूंगा खत्म करके, भैया 20 बार बताओ, तब परफेक्ट होते हैं। अब मान लिया कि आपको पता है दिल्ली कहाँ है, ठीक है, लेकिन दिल्ली 1-2 बार गए हो, क्या परफेक्ट हो गए हो? नहीं। जब दिल्ली के एक एक चीज ढूंढेंगे, थोड़ा देर रहेंगे, थोड़ा देर बात करेंगे, तब थोड़ा थोड़ा जानेंगे। पढ़ाई भी वही है कि हमें, बहुत सारे बच्चों को मैं बात करता हूँ, पहला फोन जब बच्चे किसी का भी आता है, वो कहता है सर हिंदी तो हमें सब कुछ आता ही है, हमें हिंदी पढ़ने की जरूरत क्या है? मैं कहता बेटा 1 सप्ताह लेके क्लास देख, फिर पता लगेगा तेरे अंदर कितनी कमियां है। जब हिंदी आता ही है तो आज तक रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? हमारी स्टूडेंट है सीमा, मैं उनका नाम बार बार लेता हूँ, उन्होंने DSSB में 100 क्वेश्चन में 96 बना के आई और हिंदी से ही वो PGT ले ली। नेगेटिव मार्किंग में 96 कर देना आसान नहीं होता है। तो क्यों कर पाए? क्योंकि वो परफेक्ट थी, उनको गलती की कोई संभावना नहीं थी। हम क्लास इसलिए करते हैं कि हम उनमें परफेक्ट बन जाए, गलती हमसे कहीं हो ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, यानी जातिवाचक से कैसे हम भाववाचक में बदलते हैं। और भी मैं उदाहरण दूंगा, पहले बस समझा रहा हूँ, थोड़ा भी नहीं समझ आए कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, 5 दिन पढ़ेंगे कोई बात नहीं, हम किसी के अधीन नहीं है। ध्यान रखना, जब किसी कोचिंग में आप जाते हो ना, तो वो टीचर क्या होता है, बंधा हुआ होता है किसी संस्था से, और उनको कहा जाता है कि 5 दिन में सिलेबस खत्म करना है। किसी कोचिंग में जाओ, वहाँ बंधा हुआ है कि सिलेबस हिंदी की 2 महीने में खत्म करवाओ। अब मास्टर को डंडे पड़े हुए होते हैं कि 2 महीने में खत्म, बेचारे मास्टर परेशान होकर जैसे तैसे करा देता। यहाँ हम किसी के अधीन नहीं है, हमारा मन होता है 2 महीना की जगह 4 महीना लग जाए, लेकिन परफेक्ट बन के निकले, है ना। दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। सर्वनाम, सर्वनाम से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, ध्यान रखिएगा। अब सर्वनाम कैसे कहते किसे है? जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो किसके बदले आता है, आगे पढ़ोगे, सर्वनाम भी पढ़ाऊंगा। जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। 1-2 उदाहरण बनाओ सत्यादर्श, सर्वनाम के उदाहरण। मैं हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, मैं हो गया, तुम हो गए, आप हो गए। 1-2 और बताओ। ऋचा बोल रहे हो कुछ? बिल्कुल। ऋचा बताओ, एक और ऋचा है। जी सर। सर्वनाम के बारे में। हाँ सर, सर्वनाम जो है संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है, जैसे उन्होंने कहा ना, जैसे हम हैं, तुम हैं, आप हैं, तो इसमें क्या हो गया, तुम से तुम्हारा हो गया और मैं से मेरा हो गया। तो यहाँ पे जो रा, यहाँ पे देखिए मैं है, मैं में रा जुड़ गया तो मेरा हो गया।
और जैसे तुम है तो तुम्हारा, उसमें भी जैसे एक प्रकार से पीछे कुछ कोई शब्द वर्ड जुड़ता है तभी वह उसकी प्रत्यय के रूप में भी लगता है। जैसे रा है, तुमसे तुम्हारा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो पहले तो सर्वनाम समझ जाओ एकदम। देखो हम आसानी से पढ़ेंगे। दो तरह का होता है कि पढ़ाई का नियम होता है। एक मास्टर आता है, शो करता है खूब, एकदम टाई लगा के आएगा, डिसेंट बन के चश्मा लगा के आएगा, लगेगा आप देख के बड़े फ्लैट हो जाएंगे, वाह क्या मास्टर है। और वो मास्टर क्या पढ़ा के जाता है कोई। हम लोग का है कि हमें सीख, एक चीज जरूर हमारे क्लास में ध्यान रखना, आप सीखने के लिए आए हो, हमें सीखना है। ज्ञान हर जगह मिल रहा है। आप भी, हर बच्चे को मैं क्लास में शामिल करता हूँ, जो भी बता सकते हो। लास्ट में कहता हूँ आप भी कुछ बताइए, आप भी कुछ बताइए। ये है टेक्निक। अभी मैं एक नाम बताऊंगा, वर्ल्ड का जो सबसे धनी आदमी है उसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ। वो जब है, हाँ टेस्ला कार वाला, वर्ल्ड के जो सबसे धनी व्यक्ति है वो टेस्ला कार का मालिक है, जो स्पेस एक्स चला, एलन। मैं उनका नाम बहुत बोलता हूँ, कोडिंग करना पड़ेगा। एलन जोसेफ या कोई नाम है, गूगल पे सर्च मारोगे। वो जो काम करता है ना, 18 घंटे काम करता है वो अभी भी, जो वर्ल्ड के सबसे धनी आदमी है। वो सक्सेस क्यों है? क्योंकि वो अपने टीम वाले को सबसे पहले तो डिग्री नहीं पूछता है, तू कितना पढ़ा है, कितना लिखा है, कोई मतलब नहीं है उनसे। तुम बीटेक करके आया है कि नहीं, एमटेक करके आया है कि नहीं, कोई मतलब नहीं, तू आ जा। बशर्ते आपकी चाहत हो पढ़ने की, आपको स्किल हो काम करने की, काम में डेडिकेशन हो। और वो मालिक है, लेकिन वो जितने भी उसके वर्कर है उसके सबके साथ बैठ के मशवरा करता है। वो पूछता है कि भाई बताओ इसमें और क्या हो सकता है। अब अपना ही मैं ज्ञान बखारता रहूं, आपके पास भी बहुत ज्ञान है। तो क्या होता है कि वो कोई भी काम को जल्दी कर लेता है। उसके लोगों को भी लगता है कि उनके अंदर जो काम कर रहा है, जो वर्कर है, उन वर्कर को लगता है वाह ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, मालिक है, वो हमें साथ में लेके चल रहा है। हमें बातों को पूछता है, अच्छा बेटा आ जाओ, तुमने इसे कैसे बनाया, ऐसे क्या कर गया। जोफ, हाँ जोफ बोलते हैं। तो खैर, तो वो टीम वर्क होता है। हाँ जस्ट, हाँ तो खैर जो भी हो, तो मतलब ये कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग सीख देता है। मैं उनसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ तो वो किस तरह टीम वर्क करता है, अपने टीम में लेके सबको चलता है। उससे हमारा हम डिस्कशन करते हैं। आपको क्या लगता है, जैसे आपसे हम पूछ लिए, इनसे पूछ लिए, सबको मौका देते हैं। उससे क्या होता है, आपको हर चीज़ का नॉलेज और बढ़ता है ना। तो हम पढ़ रहे थे कि सर्वनाम सिंपल है, जो संज्ञा के बदले आता है। ठीक है, जो संज्ञा के बदले आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, वह हो गया, अपना हो गया, निज हो गया। तो जैसे कि हमने कहा मैं का क्या हो गया, मेरा। अपना हो गया, जैसे हमने कहा मैं से मेरा हो गया, यहाँ मेरा जो हो गया भाववाचक हो गया। तुम हो गया, तुम से तुम्हारा हो गया, तुम से क्या हो गया, तुम्हारा हो गया। मम से हो गया ममता, कुछ भी कर सकते हो। या ममता को ममत्व बना लो। ममत हो गया, निज हो गया, निज से निजत्व हो गया। ठीक है, तो मतलब है कि सर्वनाम से हम भाववाचक की ओर बढ़ जाते हैं। और भी इनके मैं बहुत सारे बताऊंगा उदाहरण में, अभी बस सिखा रहा हूं, इसमें बहुत काम करना है, तब परफेक्शन आएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे उदाहरण और दूंगा, बस अभी मैं तो सिर्फ 2-4 जो है ना ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि जैसे होता है ना टेलर चल रहा है, बस अभी इतना सीखना है सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनता है। अब तीसरा है विशेषण से भाववाचक कैसे बनता है। विशेषण टू भाववाचक। तीसरा है विशेषण से भाववाचक। तीसरा है विशेषण से
भाववाचक। विशेषण से भाववाचक, समझ लो। अब विशेषण, विशेषण जैसे सुंदर, सुंदर विशेषण है ना। सुंदर, हमने कहा ऋचा सुंदर है, रियल में है। हमने कहा कि शशि सुंदर है, हमने कहा सुशीला सुंदर है। तो सुंदर का यहाँ क्या हो जाएगा? सुंदरता हो जाएगा या सौंदर्य हो जाएगा। सुंदरता या सौंदर्य। जैसे वीर, वीर से वीरता या वीरत्व, कुछ भी हो जाए। धीर से धीरता, धीरत्व या धीरता भी हो सकता है। तो ये जो है विशेषण है। और नहीं समझ आए विशेषण क्या है, तो विशेषण किसे कहते हैं आगे पढ़ेंगे। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता बताए। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे ही भैया हम विशेषण कहते हैं। जैसे ललित, ललित का लालित, ललित का क्या होगा? लालित। लाल का हो जाएगा लालिमा, लाल का क्या हो जाएगा? लालिमा। लाल का भैया क्या हो जाएगा? लालिमा। भोला का क्या हो जाएगा? भोलापन। भोला का क्या हो जाएगा? भोलापन। समझ आ रहा है? गर्म का क्या हो जाएगा? गर्मी। गर्म का क्या हो जाएगा? गर्मी। गर्मी क्या है? भाववाचक। सर्द का क्या हो जाएगा? सर्दी। सर्द का क्या हो जाएगा? गर्माहट भी होगा, कोई बात नहीं, गर्माहट सुशीला लो, सर्दी अभी नहीं आएगा, आप गर्मी का मजे लो। सर्द का हो गया सर्दी। और कठोर का क्या हो गया? कठोरता। कठोरता। तो मैं एकदम वादा करता हूं आपसे इस बार कि मैं व्याकरण पे अभी तक 2-3 बार ही काम किया हूं। जब जब DSSB का बैच लिया या कोई बैच लिया तो वहां व्याकरण पढ़ाया हूं, बहुत दिल से पढ़ाया हूं। आपको पता ही है मैं जो काम करता हूं बहुत दिल से करता हूं, नहीं करता हूं तो करता ही नहीं। और मैं प्लानिंग में करता हूं, पहले 1 महीना 2 महीना सोचता हूं कौन टॉपिक पढ़ाऊंगा, अगला टॉपिक। तो हमें हर काम को प्लानिंग से करना चाहिए, एकदम प्लानिंग से। और जो करो एकदम, चाहे टाइम लग जाए, कोई टाइम, हमारे यहाँ टाइम का बाउंडेशन नहीं है। हाँ, जब डेट आ जाएगा किसी एग्जाम का तो फिर मैं खुद राजधानी बन जाता हूँ, फिर थोड़ा तो एग्जाम टू काम करते हैं। लेकिन ऐसा है कि हमें जो है सीखना है। पहला पॉइंट है हमें सीखना है, सीख के आगे बढ़ना है, जिससे कि आपको हर दिन लगे कि हमने कुछ सीखा है। क्लास का यही उद्देश्य है। अगर एक वर्ड भी आज सीख के गए तो भगवान को धन्यवाद देना, भगवान जी 1.5 घंटे में हमने ये सीखा है। तो क्या है? भोला का हो जाएगा भोलापन। नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया, अब क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा भैया, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। अब क्रिया किसे कहते हैं? ना कहता हम क्रिया खाते हैं। गांव में आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि गांव में कहा जाता है हम बाप क्रिया खाते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। सुने हो सुशीला? कहते हैं ना क्या? हाँ, आ रहे हैं वहां पे, बताऊंगा क्रिया क्या है। थोड़ा रुका करो, बीच में पढ़ने के बाद ना मेरा नियम है कि थोड़ा सा इंजॉय भी करते हैं, थोड़ा मजे भी लेते हैं। पढ़ाई को बोरिंग नहीं बनाना है,
पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लेना है। तो हम क्रिया, हमने कहते हैं ना, गांव में कहावत है, बहुत सारे लोग को, शायद गांव वाले को पता है कि हम क्रिया खाते हैं। क्रिया मतलब होता है कसम, कसम खाते हैं हम, बाप की कसम खाते हैं, माँ की कसम खाते हैं। तो बचपन में हम लोग खूब क्रिया खाते थे, कसम खाते थे। खैर हाँ, वही जो भी है समझ जाओ, क्रिया खाते हैं। तो यहाँ पर जो है क्रिया, क्या है क्रिया, कौन बताओगे? सब ये है क्रिया, हाँ ये है क्रिया, कौन हाँ अच्छा, थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, तो मैं बिहारी हूँ ना, तो आपको पता है, थोड़ा सा आ जाता है। नहीं सर, आपने बहुत अभी उत्तम अपने क्रिया को क्रिया से जुड़ा है, तो बहुत ही अच्छा है। बिना क्रिया के क्रिया होने वाला भी। हाँ, ये कोडिंग था हमारा। तो एक सकते हैं जी जी सर। हाँ, क्रिया में जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे चल शब्द होता है, चल से चलना, चल जो शब्द है ये क्या है? क्रिया है। बोलते हैं चल में, अब जब हम ना जोड़ते हैं चलना, हंसना की क्रिया, जैसे क्रिया में तो आ गया कर्मक और सकर्मक। तो चलना, हंसना, फिर ये दौड़ शब्द है, दौड़ में दौड़ना, ये भी क्रिया है। तो सर आप अपना मतलब स्पष्ट, जैसे मुझे जहाँ तक स्पष्ट हुआ है, क्या धातुओं को जैसे धातु में ना जोड़ करके भी बनता है और भी शब्द जोड़ करके बनता है, प्रत्येक ही जोड़ कर। वेरी गुड, बहुत अच्छा ऋचा। अब सब माइक ओपन नहीं करो, एक एक करके। सृष्टि कुछ बोलना चाह रहे हो तो सोनिया जी बताएंगे क्रिया क्या है। सोनिया जी, चलिए मैं और भी बच्चों को लेता हूँ। हाँ सोनिया बताओ क्रिया क्या है। क्रिया जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की, नहीं वो तो विशेषण है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। वेरी गुड। जैसे घोड़ा दौड़ता है तो इसमें दौड़ना क्रिया है। जैसे वह खाता है तो उसमें खाना क्रिया है। वेरी गुड, वह खाना खाता है तो खाने की क्रिया है। बहुत अच्छा बताया। सुनना, देखो जब कोई बताए ना उन्हें सुनो, उससे क्या होगा, आप परफेक्ट हो जाओगे, फिर गलती नहीं होगी। चलिए मैं एक नए बच्चे से लेता हूँ, एक दो चार जो सारे नए ही हैं इसमें, ग्रामर में तो सब नए ही हो। चलिए और किसके पूछो, किससे पूछो। रेखा दुग्गल, आपको भी जोड़ता हूँ। हाँ जी सर, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसी क्रिया कहते हैं। वेरी जैसे खाना पीना, दौड़ना, हंसना, रोना आदि। और सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे क्रिया को अलग से। वेरी गुड, बहुत अच्छा रेखा जी। तो यहाँ पर देखो कि क्रिया मतलब जैसे हंसना हो गया, रोना हो गया, देखो कि यहाँ पर भी होता है, दो प्रकार आगे पढ़ोगे, सकर्मक होता है, अकर्मक होता है। जिसका आंसर मिल जाए उसे सकर्मक कहते हैं। जिसका आंसर ना मिले, जैसे रो रहे हो, कोई आंसर है क्या, रो रहे हो, बाल को खुजला रहे हैं, वो आगे पढ़ेंगे। खैर अभी इतना ही समझो, क्रिया किसे कहते हैं, जिससे करना या होना समझा जाए, किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया से हमें भाववाचक में, क्रिया से हमें भाववाचक में बदलना है। जैसे कि अभी आपने देखा, जैसे कि हमने कहा घबराना, घबराना मतलब आदमी घबरा जाता है। क्रिया क्या है, घबराना। घबराना तो क्या हो जाएगा, घबराहट। इसी तरह से मतलब कि जैसे कि मान लिया हमने कह दिया चढ़ना, चढ़ना क्या है, एक क्रिया है। चढ़ना तो हो जाएगा चढ़ाई। जैसे भटकना, भटकाओ। हंसना, रोना, पढ़ना,
पढ़ना का क्या हो जाएगा? पढ़ाई। और दो चार बोलो कोई। हंसने का क्या होगा? हंसना का क्या होगा कोई बताओ? हंसना का हंसाई होगा। लिखना का लिखाई। रोदन भी हो सकता है। रोदन डॉट डॉट डॉट। लिखना का लिखावट भी हो सकती है। तो यहाँ हमने देखा क्रिया से भाववाचक संज्ञा में हम कैसे बदलते हैं। अब एक संज्ञा पढ़ लिया, क्रिया बन गया। अब है अव्यय। अव्यय बहुत सारे आ जाएगा। आगे मैं आपको दूंगा, क्वेश्चन बनवाऊंगा, खूब बनवाऊंगा। एक एक चैप्टर पे क्वेश्चन रहेगा आपको। अब आते हैं अव्यय से भाववाचक। अव्यय से भाववाचक। अव्यय से भाववाचक। अब से भाववाचक। भैया अब से भाववाचक तो कहोगे ना अव्यय क्या है? अव्यय क्या है? अभी जिससे पूछूंगा वही बताना। नीतू जी बताएगी अव्यय क्या है। नीतू शायद आज नहीं है। शशि जी बताइए अव्यय क्या है? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर नहीं पता। क्या बात है, कोई बात नहीं, अभी सीखेंगे, घबराना नहीं है। चलो एक बच्चा तो सीखने वाला मिला। और बताइए, अब पूछता हूँ। चलिए ऋचा जैन। मुझे नहीं पता। वेरी गुड, कोई बात नहीं है, सीखना है। चारू। चारू लगता है गायब हो गई। प्रियंका दुबे। सर मुझे भी नहीं पता। वेरी गुड। पता है मैं वेरी गुड क्यों कहा? मैं सोच रहा हूँ कि कोई बच्चा तो मुझे पढ़ाने वाला मिल रहा है जिसको मैं पढ़ाऊं, है ना। बहुत अच्छी बात है। देखो अभी लगेगा कि व्याकरण बहुत इजी है, लेकिन और बहुत भी इसमें चीज़ें हैं व्याकरण में, सीखने को है, तो हम सीखेंगे। चलिए, और अनु पटेल। हाँ बताइए। वेरी गुड। थोड़ा आवाज मुझे कम सुनाई पड़ा, लेकिन लगा सही बताया। इंदु अव्यय किसे कहते हैं? वेरी गुड। कल्पना जी अभी जुड़ी है, बताओ अव्यय क्या है? कल्पना जिसको हरिद्वार जाना होगा ना, कल्पना वहीं रहता है, इनके यहाँ पहुंच जाना। आवाज आ रही है कल्पना जी? नहीं आ रही कल्पना को आवाज। चलिए अब थोड़ा सा मैं लेता हूँ। सत्यादर्श अव्यय क्या है? हाँ सर, हेलो। हाँ अव्यय क्या है? हाँ सर, हाँ ये कह रहे हैं अव्यय अविकारी शब्द होता है। जैसे उसमें लिंग वचन आदि में अगर बदलाव भी हो जाए तो वाक्य में कोई परिवर्तन, शब्द में कुछ परिवर्तन नहीं होता। जैसे आज का स्कूल आई, आज है, और इससे दूसरा अगर वाक्य प्रयोग करें, आज बच्चे या आज स्कूल आए, या बच्चे यानी ढेर सारे बच्चों का एक समूह आएगा, फिर आज ही रहेगा, कल ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ये है सर, वो नहीं बदलता है, अधिकार होता उसमें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो अब एक ऋचा से लूंगा। ऋचा 2। सर जो अव्यय शब्द होता है ना, वह किसी पद विशेष पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह जो अव्यय होता है, जैसे इन्होंने बताया, इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। व्यय
न किया जा सके, जिसे अलग न किया जा सके, जिस पर लिंग वचन किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे उन्होंने अभी बताया ना, जैसे आग हो गया, तप हो गया, मात्र हो गया, भी, तो, अभी भी, जैसे अभी ये सीटेट देने वाले जो बच्चे होंगे या कहीं भी जैसे कम्पिटेटिव में, उसमें अधिकतर भी मिलता है, तो मिलता है, तक मिलता है, मात्र मिलता है। ये शब्द जो है इसे विपात भी कहते हैं। विपात का अर्थ होता है जिस पर किसी का प्रभाव न पड़े, जो अपने आप में पर्याप्त हो, जिसे हम हटाने पर भी वही रूप पाए जो स्थान में, जिसमें जैसे जो जैसा है वो वैसा ही रहे, इसमें कोई परिवर्तन न हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा ऋचा। देखो सिंपल क्या है, बहुत अच्छा ऋचा जी बोलती है कि अब क्या है, मतलब ऐसे शब्द, अगर मैं शॉर्ट टर्म को, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण उस पर कोई विकार ना आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई प्रभाव नहीं आता है, उसे अव्य कहते हैं। जैसे आज, कब, इधर उधर, परंतु, क्यों, जब, तब, यहाँ वहां, बाहर भीतर, रात भर, दिन भर, आजकल, हर बार, कई बार, प्रतिदिन, बहुत, खूब, अत्यंत, अति, थोड़ा, मतलब कि जिस पर किसी का प्रभाव ना पड़े, अव्य कहलाता है। जैसे कि आप कहते हैं आगे है, पीछे है, समीप है, सामने है, बाहर है, कम है, अधिक है, इतना है, उतना है, ये सब क्या है, अव्य है। अब चूंकि टाइम हो गया है आज का, और जो है हिंदी के भी बच्चे जुड़ने लगे हैं, तो आज का क्लास हम यहीं रखता हूँ, और कल हम जो है फिर से सीखेंगे। और एक चीज़ आप सब ध्यान रखिए, जो व्याकरण में है, जो व्याकरण टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी 5:30 बजे क्लास शुरू होता है। 5:30 मतलब 5:30 होता है, 5 मिनट ही एंट्री दूंगा मैं। 5:35 के बाद किसी को भी क्लास नहीं मिलेगा ग्रामर की। पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। ये नियम मत बनाइएगा कोई भी ग्रामर में कि टाइम है 5:30 का, हम आ रहे हैं 6 बजे। कोई बच्चे इतने महान है कि वो 6:30 बजे ज्वाइन करते हैं। अंतिम है, चाहे 5 ही बच्चे आएंगे, मैं उसी 5 को पढ़ाऊंगा। उसी 5 के साथ हम एक एक चीज को जानेंगे, डिस्कशन करेंगे, लिखाएंगे। आज चूंकि ग्रामर का पहला क्लास था, इसलिए मैंने एंट्री दिया 5, 5:30, 6 के बाद भी। तो जो ग्रामर में है ध्यान रखिए कि ग्रामर का नियम है हमारा 5:30। मैं 10 मिनट पहले लिंक भेजूंगा 5:20 में। 5:30 तक ज्वाइन कर ले। 30 के बाद भी जो ज्वाइन करोगे वो भी डांट खाओगे, ध्यान रखना, वो भी डांट खाओगे। लेकिन एक्स्ट्रा 30-35 तक ही होगा, उसके बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगा। ये जब मन तब वाले नियम छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सीरियस चीज है ये। इसके बिना कोई रिजल्ट नहीं होना है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो ग्रामर के बिना नौकरी मिलना नहीं है, हमसे व्हाइट पेपर पर लिखवा लो, ठीक है। अभी बस 2 मिनट में जो भी बच्चे ज्वाइन किए हो हिंदी के, बस 2 मिनट में आपका बैच शुरू होगा हिंदी का। तो अभी मैं दूसरा लिंक मिलेगा हिंदी का 2 मिनट में। 7:10 से जो है 7:04 हो गया, 7:10 से हिंदी की क्लास शुरू होगी। और ये हमारे पुराने बैच है। तो अभी 2 मिनट बाद लिंक भेजता हूँ आपको। दूसरा लिंक होगा, ध्यान रखिएगा, ये लिंक नहीं होगा, दूसरा लिंक होगा।